गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार उढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों, आपको जैसा पता है कि हमारा 11वीं क्लास का जो आपका विषय है अर्थशास्त्र, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। और आपका उसी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एक समीक्षा। इस समीक्षा के अंतर्गत जितना भी स्टेप था आपका लिबरलाइजेशन का, उसको हमने पूरा अच्छे से पढ़ा। वैश्वीकरण को हमने पूरा अच्छे से पढ़ा। और उसी के साथ हम लोगों ने जो आपका निजीकरण था हमने उसको पढ़ा कि आपका प्राइवेटाइजेशन क्या है, कैसे आपको निजीकरण आपका होता है, कैसे सरकार अपना जो स्वामित्व है और जो आपका प्रबंधन है कैसे उसको त्यागती है, और ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है। इस विषय में हम लोगों ने कल के लेक्चर में आपकी बहुत अच्छे से बात की। क्लियर है? क्योंकि आए दिन आपको जो है समाचार पत्रों के माध्यम से, आपको न्यूज चैनल के माध्यम से आपको निजीकरण की जो आपकी खबरें हैं वो आपको सुनने को मिलती हैं। अभी फिलहाल जो है बच्चों, हम इसके पॉजिटिव यानी कि लाभ और हानि के विषय में बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमें सिंपल उसके विषय में पढ़ना है कि आपका निजीकरण होता क्यों है। बैंक जो आपकी सरकारें हैं, चाहे बैंक हो कोई या कोई और संस्था हो, या मान लीजिए किसी प्रकार की जो आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसको अगर आपका निजी हाथों में दे रही है तो उसका क्या मतलब है और क्यों देना चाहती है, उन सब चीज़ों को हम लोग अपने आपका लेक्चर के माध्यम से वहाँ उसको समझे थे। पहले हम चैप्टर का रिवीजन करेंगे मैं एक बार ब्रीफ में छोटा सा, फिर उसके बाद क्या है हम आगे बढ़ चलेंगे। आज जो है आपका चैप्टर में आप कोशिश करूंगा कि ये जो आपका चैप्टर है ये आपका समाप्त हो जाए, और ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपका नया चैप्टर जो है वो आपका प्रारंभ कर सके। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी स्कूल से कोई आपका प्रश्न है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे बता सकते हैं। कोई भी स्कूल का बच्चा और किसी का भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछकर आ- आप हमको बताइए कि सर ये चीज़ हमको समझ नहीं आई है, यहाँ हम लोग आपका रिवीजन चाहते हैं, तो उसके लिए मैं तत्पर हूँ आपके साथ। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का, चलिए अगर आप लोग रेडी हैं तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए अपनी सीट से, और हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ठीक है, देखिए बच्चों, हम जो अपना चैप्टर को देखने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो है इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो हम लोग क्या देख रहे हैं, आप जो है खुद देख सकते हैं बच्चों। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने इसकी भाई जब हम लोग आपका चैप्टर प्रारंभ हुआ, इसमें हम लोगों ने वैश्वीकरण को देखा कि आपका ग्लोबलाइजेशन क्या है, आप किसको वैश्वीकरण कहेंगे, और भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कैसे एकीकृत हो रही है, उसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा और जाना कि कैसे आपके विज्ञापन, संचार, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम एक दूसरे देश के ऊपर आपका सामाजिक, आर्थिक और आपका भौगोलिक आपके सीमाओं में कैसे हम लोग अपना नेटवर्क जो है वो अपना बना रहे हैं, कैसे हम एक दूसरे के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को मिलाकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हम लोग कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं इस ग्लोबलाइजेशन में। कुछ इम्पैक्ट भी हमको दिखाई दिए। अगर हम वैश्वीकरण में हैं और मान लीजिए अगर किसी देश में आपका रिसेशन आता है, मंदी आती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे देश पे दिखाई देता है। मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट में वो चीज़ आपको समझाई थी, जैसे मैंने कहा था कि 2004 के समथिंग में एक आपकी रिसेशन आया था, एक मंदी आई थी यूएस में, जिसका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत पे पड़ने वाला था, लेकिन उसने भारत ने बहुत हद तक उसको डील किया, और हम लोग उस आपकी मंदी से, उस दौर से हम लोग गुजर गए, अब हल्का छू के हमको निकली। क्लियर है? तो ये सब चीजें आपके ग्लोबलाइजेशन के टाइम में है। अब देखिए, जब हम लोग वैश्वीकृत हुए हैं, हम चीजों का आदान प्रदान कर रहे हैं, हम हर चीज का आपका ट्रांसलेटिव चीजें हो रहे हैं, तो उसकी पॉजिटिव हमको बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। नई नई चीजें वहाँ कन्वीनियंट, और सबसे बड़ी बात है जो हमारा सूचना एवं जो प्रौद्योगिकी है, उसमें एक अपार संभावना हमारे सामने ग्लोबलाइजेशन के सामने खड़ी हुई है। और कितना सारा जो ऐसा है कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि हम लोग क्या करते हैं कि भारत आपका सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देख रहे हैं बीपीओ वगैरह हैं, जो क्या करते हैं कि कोई कंपनी बेंगलोर में है और उसका बीपीओ दिल्ली में चला रहे हैं। ऐसे करके हमारे देश में बहुत सारी विदेशी कंपनी के हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका सर्विस आपका प्रोवाइडर है। कहाँ? इंडिया में। क्योंकि यहाँ जो काम करना और लेबर कैसी है, बहुत सस्ती है आपका तुलनात्मक रूप से उन आपके विकसित देशों में। क्लियर है? तो इसलिए भारत को एक व्यापक रूप से एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारे सामने निकल कर आया है, और इसको हम लोग आपका देख रहे हैं। हम लोग अपने वापस जो है चैप्टर की तरफ आपका बढ़ चलते हैं, फिर हम लोग लास्ट में एक बार शुरू से फिर चलेंगे,
ताकि हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं। अब देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का भारत में आपका निर्यात में आपका प्रमुख योगदान। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको निर्यात मतलब भेजते हैं। जो चीज हम लोग करते हैं, मान लीजिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, मैं चीज यहाँ से पढ़ा के मैं देश विश्व के, मैं माँ बच्चों किसी भी कोने तक अपनी शिक्षा को पहुंचा सकता हूँ, जानते हैं। अब देखिए, ये लोग क्या करते हैं, किसी भी आपका सिस्टम की जिम्मेदारी है वो कहीं से बैठे किसी भी व्यक्ति की समस्या को रिजॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखिए, आज हमें जो बात करनी है मेनली, वो बात करनी है सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा, कि जो आपके सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था थी, हमें उसकी एक समीक्षा देखनी है। क्या करनी है उसकी, हम लोगों को जो एक जो समीक्षा है हम लोगों को, वो समीक्षा हम लोगों को इसमें आपका देखनी है। अब तो सुधार कार्यक्रम को आरंभ हुए 3 दशक हो चुके हैं। सुधार कार्यक्रम कितने दशक हो गए, 3 दशक। 3 दशक का मतलब 30 साल, दशक मतलब 10 वर्ष का। इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करें, यानी कि जितना भी भारत की अर्थव्यवस्था ने जितना भी अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, उसकी अगर हम लोग बात करें, अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद से करते हैं। कह रहे हैं कि आप देखेंगे कोई भी आपका अर्थव्यवस्था है, हम उसको कैसे पहचान करेंगे बच्चों, तो कि कोई अर्थव्यवस्था समृद्धशाली है नहीं, तो हम लोग देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद से। सारणी 3.1 को देखें, 1991 के बाद से भारत में 2 दशक तक सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि हुई। कह रहे कि आपका 1991 के बाद क्या हुआ, हम लोगों ने आर्थिक सुधार के लेके आए, जिससे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास पैसा बहुत कम बचा था। वर्ल्ड बैंक के प्रेशर के कारण हम लोगों ने अपनी पॉलिसी में आपका सुधार किया, और फिर क्या हो गया कि आप देखेंगे 2 दशक यानी कि 20 साल में जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस आपका डोमेस्टिक जो आपका प्रोडक्ट है, हम जिसको बोलते हैं तो आपका जीडीपी, उसमें क्या हुआ, आपका लगातार आपके वृद्धि हुई। सकल घरेलू उत्पाद 1980 और 91 में 5.6% से बढ़कर 2007 और आपके 12 में 8.2% हो गई। आर्थिक सुधारों की इस अवधि में कृषि में वृद्धि, हाँ, कृषि की वृद्धि में कमी आई। वो कह रहे हैं कि बाकी तो सारा तो आपका रिफॉर्म हुआ, हर चीज में सुधार हुआ, लेकिन अगर हम लोग बेसिकली एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में जितनी आपकी वृद्धि होनी चाहिए थी, वो इतनी वृद्धि हम लोगों को एग्रीकल्चर में देखने के लिए आपका नहीं मिली। जहां औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव हुए, वहीं सेवा क्षेत्र में वृद्धि बढ़ गई। और कह रहे कि यही कारण है कि वहीं क्या हो गया कि जो आपका सर्विस सेक्टर है उसमें जो आपकी वृद्धि बढ़ गई। अब देखिए, यानी कि जो हम लोगों ने रिफॉर्म किए, वहां उस रिफॉर्म में एग्रीकल्चर में जो आपकी ग्रोथ हो रही थी, उस ग्रोथ में थोड़ी कमी आई। और अगर हम बात करें तो आपका इंडस्ट्रियल जो आपका क्षेत्र है, जो आपके औद्योगिक क्षेत्र है, हम ये नहीं कहेंगे उसमें कि आपकी गिरावट आई, लेकिन उतार चढ़ाव बरकरार रहे। यानी कि कभी उसका ग्रोथ हुआ, आपको कभी स्टेबल हो गया, तो कभी पहले की तुलना में घटा, यानी कि उतार चढ़ाव आपके जारी रहे। जबकि जो सर्विस आपका सेक्टर था उसमें आपकी वृद्धि की गई। इससे यह पता चलता है कि वृद्धि मुख्य है। अब देखिए, कह रहे हमको इससे क्या पता चलता है कि वृद्धि कहाँ हुई, मुख्य सर्विस सेक्टर, यानी कि जो आपका सेवा क्षेत्र है उसी में हुई। कहाँ हुई आपका मुख्यतः, जो आपका सर्विस सेक्टर है उसी में हुई। अब वर्ष कह रहे हैं कि 2012 और 15 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रकों में 1991 के बाद से होने वाली वृद्धि दरों में रुकावट आई। और हुआ क्या कि 1991 के बाद में बहुत सारे वो ऐसे चीज थे जिनमें क्या हुई, जो आपकी वृद्धि है उनमें कैसी आई, उनमें आपकी रुकावट आई। जहां 2013-14 में वहां वृद्धि की दर में बढ़ोतरी आई। वो कह रहे हैं कि 2013-14 में जो आपकी वृद्धि है उसकी दर में क्या आई, आपकी बढ़ोतरी आई। वहीं बाद के वर्षों में इस क्षेत्र की वृद्धि की ऋणात्मक दर हो गई। और कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में बाद में जो आपकी वृद्धि हो रही थी वो कहाँ चली गई, आपका ऋणात्मक यानी कि निगेटिव में हो गई। यानी कि जो जितनी ग्रोथ हमको मिलनी थी वो ग्रोथ उतनी नहीं हुई। सर्विस सेक्टर में ऊंची वृद्धि दर बन रही है, और कह रहे हैं जो सर्विस सेक्टर है उसमें हाई रेट आपका बन रहा है।
2014-15 के समग्र सकल घरेलू उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से भी अधिक थी। और कह रहे हैं कि अगर 2013-14 की हम लोग बात करें, जो सर्विस सेक्टर था वो आपका जीडीपी से भी उसका जो वृद्धि थी वो ज्यादा थी। इस क्षेत्र में अब तक उच्च वृद्धि दर 9.8% रिकॉर्ड किया गया। कह रहे कि इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो इसमें हाईएस्ट रूप से अगर हम लोग वृद्धि की बात करें, वो कितना रिकॉर्ड किया गया आपका 9.8 आपका रिकॉर्ड किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में 2012-13 में तेजी से गिरावट आई। कितने में आई आपका बहुत तेजी से गिरावट आई। तत्पश्चात बाद के वर्षों में बढ़ने लगा। और कह रहे कि जो बाद के बरस थे उसमें कुछ आपका सुधार और कुछ इसमें रिफॉर्म आए और उसमें कुछ बहुत सारी चीजें जो आपकी बढ़ने लगी। अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई। कह रहे कि डायरेक्ट जो आपका एफडीआई है, जो आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, और जो आपका फॉरेन रिजर्व है उसमें तेजी से वृद्धि हुई। यानी कि जब हम लोगों ने अर्थव्यवस्था खोल दी तो भारत में क्या था, बहुत सारे अपार संसाधनों की उपलब्धता थी। यहाँ पैसे की वैल्यू बड़े कम थी, तो लोगों को एक व्यापार करने की अपार संभावना कहाँ हुई, यहाँ इनको दिखाई दी। इसी के लिए विदेश की बहुत सारी कंपनी ने अपना सेटअप भारत में जमाया और अपना पैसा लेकर आए। भाई देखिए, जब कोई चीज आपको जमानी है तो आप विदेश से पैसा लेकर आएंगे तो ही तो कुछ जमा पाएंगे। क्लियर है? तो पैसा लेके उसको यहाँ खड़ा किया। मान लीजिए, छोटा समझिए, हम क्यों बोलते हैं कि प्रत्यक्ष निवेश। प्रत्यक्ष मतलब सीधा, निवेश मतलब पैसे का आपका इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है। क्यों? मान लीजिए किसी के पास 2000 करोड़ रुपए हैं और वो कोई फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास 2000 करोड़ रुपए हैं और वो क्या करना चाहता है कि वो अपनी यहाँ बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी या लैपटॉप कंपनी सेटअप करना चाहता है। जब वो आएगा तो कोई जमीन भी एक्वायर करेगा, उसकी बिल्डिंग भी बनेगी, तो बहुत सारे लोग, मिस्त्री, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर की वहां जरूरत पड़ेगी, उनको जॉब मिलेगी। क्लियर है? उसमें बहुत सारे सफाई कर्मचारी जो होंगे, अरे बहुत बच्चों जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले हैं, इस तरह के लोगों की आवश्यकता होगी। फिर जहां सेटअप होगा वहां उसके पास में धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा तो लोगों को वहाँ खाने पीने की, दवाई, अस्पताल, हॉस्पिटल, ये सब चीजें आपके डेवलप होंगे। जो लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं उनके लिए फ्लैट आवास बनेंगे, वहीं मेडिकल बनेंगे, हॉस्पिटल वगैरह बनेंगे। तो एक चीज के डेवलपमेंट होने से बहुत सारे फैक्टर आपके डेवलप होते हैं। क्लियर है बच्चों? ये आपको देखना है। और विदेशी रिजर्व दर, यानी कि हम लोगों के पास विदेशी जो पैसा था वो भी हमने बहुत अच्छा से क्या कर लिया, उसको इकट्ठा कर लिया, हमने उसको रिजर्व कर लिया। ठीक है? विदेशी निवेश जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत, यानी कि डायरेक्ट और आपके संस्थागत विदेशी निवेश दोनों सम्मिलित है। यानी कि हमने सीधा भी मंगवाया और किसी के साथ वेंचर में हमने वहां भी मंगवाया। अब देखिए 90 और 91 में, यानी कि आपका 1990 और 91 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2017 में 30 बिलियन, एक था मिलियन और ये क्या हो गया बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंचा। अब कहां पहुंचा हमारा बच्चों? पहले कितना था? 100 अमेरिकी बिलियन, और बाद में हमने 2000 आपको 17-18 में कहां पहुंचा दिया? बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया। भारत के विनिमय रिजर्व का आकार 1990-91 में 6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2017-18 में 443 बिलियन हो गया। 2011 में भारत विदेशी नियामक भार रिजर्व का 7वां सबसे बड़ा धारक देश बन गया। 2007 में हमारे पास विदेशी, हम लोग यानी कि ऐसे कहिए कि विदेश का पैसा रखने वाला भारत सबसे बड़ा देश हो गया, विश्व में 7वां। अब भारत वाहन, कल पुर्जे, इंजीनियरिंग उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी और वस्त्र आदि के लिए सकल निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में जम गया। अब देखिए, पहले हम कुछ भी आपका निर्यात नहीं कर रहे थे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हम लोग इंपोर्ट यानी कि मंगा रहे थे, भेज नहीं रहे। अब हम लोग क्या करने लगे? अपनी चीजों को बाहर बेचने लगे। जैसे कि हम लोग वाहन बेच रहे हैं, जो भी आपके कल पुर्जे हैं, जो भी आपके मशीनरी के जो आपके पुर्जे बनते हैं, कुछ आपके इंजीनियर्स जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, सीपीयू, माउस या आपका मदरबोर्ड, रैम, इस तरह के जो महापुर्जे होते हैं, उत्पाद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वस्त्र यानी कि जो आपके कपड़े हैं, उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया? अपना विश्व में अपने पैर जमा लिए, हमने आपको खड़ा कर लिया।
बढ़ती हुई कीमतों पर आपका नियंत्रण रखा गया। कह रहे कि जो आपकी कीमत बढ़ रही थी उन सारी कीमतों पर क्या रखा गया, आपका नियंत्रण रखा गया। दूसरी ओर सुधार कार्यक्रम द्वारा अपने देश में अनेक मूलभूत समस्याओं की का समाधान खोजने में आपका विफलता के कारण आलोचना भी होती रही, और कह रहे कि जो हमारी आपका मूलभूत आवश्यकता थी हम उनको पूरा ना कर पाए, तो इसलिए हमारी आलोचना भी हुई। ये समस्याएं विशेषकर रोजगार सृजन, कृषि, उद्योग, आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं? जो आपका राजकोषीय जो आपका प्रबंधन है उससे जुड़ी है। राजकोषीय मतलब जो आपका फिजिकल, जो आपका मैनेजमेंट है, जो आपके पैसे संबंधी जो आपकी चीजें हैं, कितना हमारे पास पैसा है, कैसे हम उसको खर्च करते हैं, कहाँ कितना लगाते हैं, कितना हमारा ग्रोथ रेट है, कहाँ हमारा सेक्टर आपका घट रहा है, कहाँ लॉस मेकिंग है, कहाँ प्रॉफिट मेकिंग है, इस तरह का। अब इसी में है एक चीज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका समृद्धि और रोजगार। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है, तो फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि सुधार प्रति समृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सर्जन नहीं किया। कह रहे कि जितने भी अनेक वो आपके विद्वान हैं और बता रहे हैं कि जितना भी हम लोग आपके जीडीपी ने, आपका सकल घरेलू उत्पाद ने, और जो हमारी समृद्धि जो ग्रोथ ने जितनी वृद्धि की है और जितने हम लोग आपके डेवलप हुए हैं, फिर भी हम लोगों ने क्या नहीं करा है, देश में पर्याप्त रोजगार के जो अवसर हैं उनको सर्जन करने पे हम लोगों ने आपका प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया है। आपको रोजगार और समृद्धि के विभिन्न आयामों में अंतर संबंध अगले अध्याय में विस्तार से समझेंगे कि कैसे जो आपका रोजगार है और जो आपकी समृद्धि है उनके बीच क्या संबंध है, उन विभिन्न आयामों को हम लोग क्या करेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो रोजगार समृद्धि यानी कि हमारे ग्रोथ तो हुई, डेवलपमेंट भी हुआ, लेकिन जितना हम लोगों को रोजगार हम लोग आपका देना चाहते थे उतना रोजगार हम लोग नहीं दे पाए, इसलिए ये सारी चीजें हमारे सामने कहीं ना कहीं एक अलग रूप में हमारे सामने खड़ी हो गई। आगे देखिए, भारत में कृषि सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हुआ। कह रहे कि जितने भी आपका रिफॉर्म हुए एग्रीकल्चर में उसका कोई इम्पैक्ट हमको नहीं दिखाई दिया, और कृषि की समृद्धि दर कम होती जा रही है, और कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर की जो आपका ग्रोथ रेट है वो आपका कम होती जा रही है। सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय विशेषकर आधारिक संरचना अर्थात आपका सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्क और आपका सीधा प्रसार आदि पर व्यय में काफी कमी आई। ध्यान रखें कि हरित क्रांति इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। साथ ही उर्वरक सहायिका में आकांक्षी ने समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को बढ़ा दिया। कह रहे जो हम लोग आपकी खाद में छूट दे रहे थे वो हमने आपका सब्सिडी आपका देना बंद कर दिया, और जिससे क्या हो गया, उत्पादन लागत आपकी बढ़ गई। इसका छोटे और सीमांत किसानों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। साथ ही कृषि उत्पादक पर आयात शुल्क में कटौती, न्यूनतम समर्थन मूल्य और इन पदार्थों के आयात का परिणात्मक प्रतिबंध हटा दिए जाने के कारण इस क्षेत्र की नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा। कह रहे कि जितने भी भारत के आपके किसान थे, जो भी हमारे विदेश में जो कंपटीशन था उसका भी हम लोगों को क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा, जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यानी कि क्या प्रभाव पड़ा, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दूसरी तरफ उत्पादन व्यवस्था न्यात्रोमुखी हो रही थी, और कह रहे कि जितनी भी आपके प्रोडक्शन की जो भी आपकी व्यवस्था थी वो क्या थी, आपका हम लोग आपका ट्रेड बेस होते जा रहे थे। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर निर्यात की नगद फसलों को पर बल दिया गया, और कह रहे कि हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों को जो आपका ट्रेड करना है वो कौन सी फसल लेनी है, जो आपकी कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, जो आपके नकदी फसलें होती हैं। इससे देश में खाद्यान्न कीमतों पर आपका दबाव बढ़ने लगा। अब देखिए, जब हम लोग या हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि जितना भी आपकी जो भी कृषि हो उस कृषि पर क्या बढ़ावा दिया जाए, कि हम लोग जो आपकी नकदी फसल करेंगे, अगर मान लीजिए गन्ना, जूट, कपास, चाय, कॉफी, रबड़, इस तरह का एग्रीकल्चर करेंगे, तो फिर आप मुझे बताइए बच्चों कि दाल होगा क्या होगा, मस्टर्ड ऑयल्स का क्या होगा, जो आपके तिलहन है का क्या होगा, गेहूं चावल कहां से प्राप्त होंगे।
तो यानी कि जितनी भी व्यापक नीति रही, लेकिन एग्रीकल्चर में कोई किसी प्रकार का हम लोगों को रिफॉर्म, सुधार नहीं दिखाई दिया। उद्योगों में सुधार, औद्योगिक समृद्धि की दर में कुछ शिथिलता आई और यह उद्योग उत्पादन में गिरी हुई मांगों के कारण, मांग में गिरावट के कारण, जैसे सस्ते आयात, आधुनिक संरचना में अपर्याप्त निवेश आदि, वैश्वीकरण की व्यवस्था में विकासशील देश की अपनी व्यवस्थाओं को विकसित आपका देशों की वस्तुओं और पूंजी के प्रभाव को वहां प्राप्त करने के लिए खोल देने के लिए आपके बाध्य हुए, तथा उन्होंने अपनी उद्योगों का आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का क्या ले लिया बच्चों, जो भी उनका खतरा था वो उसको मोल ले लिया। ठीक है, सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की मांग को आपका प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि जितना भी हम लोगों ने आपकी सस्ती चीजों का जो आपका हम लोगों ने आपकी सस्ती चीज जो आपकी मंगाई थी, उस सस्ती चीज मंगाने से क्या हुआ बच्चों कि सस्ती चीज आपकी आने से जो हमारी अपनी घर की वस्तुएं थी, अब क्या कर दिया, उनको रिप्लेस कर दिया। क्या करा, उनको रिप्लेस कर दिया और उनको क्या कर दिया, उनको हटा दिया। निवेश में कटौती के कारण बिजली सहित आधारिक संरचनाओं की पूर्ति अपर्याप्त बनी रही। कैसी बन रही, आधारिक जो आपकी संरचना थी तो उनकी पूर्ति थी वो क्या बन रही, अपर्याप्त बनी रही। इसी कारण प्राय यह समझा जा रहा है कि विदेशियों के माल में बोरे कटोरे आगमन को सहज बनाकर गरीब महादेशों के स्थानीय उद्योग और रोजगार की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण पूरी तरह से बर्बाद करने वाली परिस्थिति की आपका रचना कर रहा है। अब देखिए इसको समझिए, हुआ क्या कि अब भारत में जो भी अपना उद्योग था, जो भी कुछ चीजें बना रहे थे, जो विदेश से हम चीजें मंगा रहे थे, उनका रेट इतना सस्ता था कि जो भारत में बनी वस्तु थी वो उनसे कंपटीशन ही नहीं कर पाई, आपकी प्रतिस्पर्धात्मक नहीं हो पाई। और क्या हो गया, फाइनली लोगों ने आपकी सस्ती वस्तु खरीदना शुरू कर दिया। भारत के उद्योग, भारत की आपके कृषि उत्पाद, ये क्या हो गए, ये सब आपके चौपट हो गए। यानी कि कुल मिला के बात करें, जो वैश्वीकरण था वो आपकी गरीबी और जो बेचारे एग्रीकल्चर किसान थे वो उनको बर्बाद करने वाली आपकी परिस्थिति पैदा करी, जबकि और सेक्टरों ने अपार संभावनाएं बढ़ा के दी। यानी एग्रीकल्चर और रोजगार के सेक्टर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। यही नहीं, भारत जैसे गरीब देशों को भी विकसित देशों में विद्यमान उच्च आपके प्राइस अवरोधक के कारण बाजार में आपका प्रवेश में उपयुक्त अवसर आपके नहीं मिल पा रहे थे। और कारण ये भी था क्योंकि कुछ हम लोग बैरियर भी लगा रहे थे, फिर भी कुछ ऐसे कारण थे कि जो बहुत सी चीजें थी जो आज भी ऐसी वस्तु हैं जो आपकी बाजार में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। यदि भी भारत में वस्त्र, आपका परिधान आदि के व्यापार को सभी कोटा आदि से प्रतिबंध हटा दिया जाए तो अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चाइना इनके आयातों से अपने कोटे का प्रतिबंध नहीं हटाया। अगर भारत हटा भी दें तो उन लोगों ने, यानी कि आज भी हम लोग क्या करते हैं, यूएस में अपना कपड़ा सप्लाई नहीं करते, भारत और चाइना, उसने प्रतिबंध लगा रखा है। अब देखिए, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? प्रतिवर्ष आपका सरकार सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश के लिए कुछ आपके लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्ष 1992 और 91 में क्या किया था, 2500 करोड़ रुपए आपका जुटाने का आपका लक्ष्य रखा। उस सरकार उस लक्ष्य को 30-40 करोड़ रुपए अधिक जुटा पाने में सफल रही। तो मांगे कितने थे, 2500 करोड़, और आपको जुटाए कितने, 3040 करोड़। वर्ष 2017 में ये लक्ष्य आपका ये रहा, और जबकि हमारी उपलब्धि क्या रही बच्चों, इतनी रही। इस प्रक्रिया आलोचनाओं का कहना है कि सार्वजनिक उपकरणों की परिसंपत्ति को औने पौने दामों पर निजी व्यापारी को बेचा जा रहा है। देखिए, आप इसको समझिए, जो ये है ना आपका विनिवेश, हम क्या करते हैं, अपनी सरकारी कंपनी का एक हिस्सा जो है सरकार बेच देती है किसी आपके प्राइवेट आपके व्यक्ति को, आपके किसी निजी को। मान लीजिए कोई सरकारी फर्म है, आप समझिए आपका स्कूल है, आप पढ़ रहे हैं, पूरा 100% सरकारी, गवर्नमेंट कहे कि हमको इस स्कूल से 2 करोड़ रुपए वसूलने हैं, हमको क्या करना, 2 करोड़ रुपए हमको इकट्ठा करने हैं। तो कैसा करेंगे, वो कह देंगे कि हम क्या करते हैं, स्कूल की जो कुछ जगह है, जो आपका ग्राउंड है, हम उसको बेच देते हैं, हम लोग आपके निजी हाथों में दे देते हैं। वो चाहे इसमें खेती करें, एग्रीकल्चर करें, पेड़ करें, वो उनकी हटक है। तो इस तरह से हमारी सरकार भी क्या है, कुछ चीजों में आपका
जो है काम कर रही है। क्लियर है? कि आपको ध्यान रखना है, क्या कर रही है? कुछ आपका काम कर रही है। और कह रहे हैं कि जो सार्वजनिक जो आपकी परिसंपत्ति है वो क्या हो रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, औने पौने आपके दामों में हम लोग उसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है आपको समझनी है और आपको जाननी है कि कैसे विनिवेश हो रहा है, क्या सारी चीजें हैं। आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको तो आपका समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग जो आपका विनिवेश है उससे हम लोग आपका दूर जाए। क्लियर है बच्चों? ये आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं बच्चों, बहुत सारी ऐसी आपकी चीजें होती हैं जो आपकी पब्लिक जो आपका सेक्टर यूनिट है, गवर्नमेंट वहां से पैसा जुटाने के लिए, अपना राजकोषीय नीति के लिए जो उसको पैसा आपका चाहिए, अपने खर्चों के लिए जो आपका पैसा चाहिए, तो उस समय वो कहाँ से पैसा लाए? तो क्या करती है, जो अपनी सरकारी यूनिट होती हैं उनकी कुछ हिस्सेदारी वो आपका बेच कर वो पैसा ले लेती हैं और उसको बहुत भारत सरकार की योजनाओं में आपका लगा देती हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला है, बहुत सारी चीजें आपने नई नई आपका जानी। 1991 में जो आपका रिफॉर्म है उसमें एग्रीकल्चर, रोजगार और गरीबी की क्या स्थिति रही उसको भी आपने पढ़ा। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।